मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास का एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे विच इज़ फ्रांसीसी क्रांति। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फ्रांसीसी क्रांति, जिसको इंग्लिश में फ्रांसिस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति मतलब एक ऐसी क्रांति जो फ्रांस में हुई, जिसकी शुरुआत फ्रांस में हुई। और क्रांति मतलब एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा लोगों के जीवन में बदलाव आया या वो बदलाव किया गया, यानी कि जो उनके ऊपर नियम कानून लागू किए गए थे वो सही नहीं थे, उनको प्रताड़ित कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे। तो उसका बदला उन्होंने लिया कि भाई हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और वो एक्शन लिया गया और उसी को क्रांति बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि सन 1774 में जो लुई 16वां थे वो फ्रांस के राजा बने, वो राजगद्दी पर बैठे। और उनके सामने एक समस्या आई फ्रांस को चलाने में, अपने देश को चलाने में, कि उनको जो राजकोष प्राप्त हुआ था वो खाली था। राजकोष किसको बोलते हैं? एक ऐसी जगह, एक ऐसा बैंक जहाँ पर हमारे देश का सारा पैसा रखा होता है, देश को चलाने के लिए जो पैसा रखा होता है। ठीक है, तो वो राजकोष जो था फ्रांस का वो खाली हो चुका था, फ्रांस के पास पैसा नहीं था। और वो क्यों नहीं था? क्योंकि वो बहुत लंबे समय से युद्ध में लगा हुआ था। तो कभी वो किसी के साथ युद्ध करते थे, कभी किसी के साथ युद्ध करते थे। अब युद्ध में पैसा इतना खर्च होता था कि जो उनकी वित्तीय स्थिति थी वो ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, खाली हो चुके थे वो। नेक्स्ट इसका दूसरा रीज़न क्या रहा कि वो वर्साई के महल में रहते थे, वहाँ के राजा लुई 16वां। और वो जो वर्साई का महल था वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस महल था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें थी। उनके रहने सहने का ढंग इतना ऊंचा था कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रहना उनको फिर भी वैसे ही था। अपने खर्चों में उनके कोई कमी नहीं थी। उनकी जब शादी हुई, उनकी वाइफ भी उनको ऐसी मिली जो ना तो उन्हें ढंग की सलाह दे पाती थी और ना अपने खर्चों में कमी करती थी। वो भी फिजूल खर्ची के लिए वहाँ पर फेमस थी। ठीक है, तो ये दो रीज़न रहे। फिर क्या हुआ कि यहाँ के न्यायालय का जो भार था, महल का रख रखाव था, तो इससे क्या हुआ कि वहाँ का जो वित्तीय स्थिति थी वो और ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई। फिर ब्रिटेन से इन्होंने फालतू में एक दुश्मनी मोल ले ली कि ब्रिटेन का और अमेरिका का दोनों का युद्ध चल रहा था। और ब्रिटेन ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज़, 13 उपनिवेशों पर अपना अधिकार जमा लिया था। अमेरिका ने फ्रांस से मदद मांगी तो फ्रांस ने उनकी मदद की युद्ध में, और उनके 13 के 13 जो कॉलोनीज़ थी उनको मुक्त करा दिया। ठीक है, अब इसमें भी इतना पैसा खर्च हो गया था कि वो जो फ्रांस था उसको कर्ज चढ़ गया था, यानी कि कर्जा और हो गया था सिर पर दूसरे की हेल्प करने के चक्कर में। तो अब क्या हुआ कि इस सब से देश की जो हालत थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब उसने सोचा कि देश कैसे चलेगा, तो उन्होंने ये एक सुझाव दिया कि जो टैक्स लगाए गए हैं लोगों पर, वो टैक्स बढ़ा दिए जाएं। वो टैक्स क्यों बढ़ा दिए जाएं? क्योंकि देश के पास और तो कोई साधन है नहीं कमाई का। तो जो लोग टैक्स देते हैं, मतलब अगर वो किसी चीज़ का उपभोग कर रहे हैं, किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं देश की, तो वो उसके लिए पैसा देंगे। जैसे अभी भी हम लोग टैक्स देते हैं, पानी का, बिजली का, रोड का, हर चीज़ पर टैक्स लगा हुआ है। उस टाइम पर भी ऐसा ही था, लेकिन टैक्स वहाँ पर देता कौन था? अब ये देख लेते हैं कि जो समाज था वो 3 वर्गों या 3 एस्टेट्स में विभक्त था। विभक्त मीन्स बटा हुआ था। किस किस में? कुलीन वर्ग में, पादरी वर्ग में और साधारण वर्ग में। अब ये तीनों स्टेट क्या थे, तीनों वर्ग क्या थे? जैसे हमारे यहाँ पर बटे हुए थे पहले 4 वर्गों में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र, इसी तरह के ये वहाँ के वर्ग थे कि सबसे पहले आता था कुलीन वर्ग, जो राजा का प्रिय वर्ग था। उसमें क्या था कि जो पादरी लोग थे उनसे ऊपर के कुलीन वर्ग के लोग आते थे। ये कौन थे? इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर इनकी डिटेल दी हुई है कि जो प्रथम स्टेट था वो पादरी वर्ग का था, दूसरा स्टेट था वो कुलीन वर्ग का था। अब पादरी वर्ग में कौन लोग आते? तो जैसे यहाँ पर हमारे ऊपर सबसे ऊपर ब्राह्मणों को माना जाता था, वैसे ही वहाँ का जो प्रथम स्टेट था वो पादरी वर्ग को दिया गया था। पादरी कौन होते थे? जो चर्च के फादर्स होते हैं ना, वो जो चर्च के रख रखाव करते हैं, चर्च की देखभाल करते हैं, सबसे ऊपर वर्ग उनका होता था। ठीक है, सेकंड है
कुलीन वर्ग में आते थे जो अमीर लोग थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद थी। अब तीसरा स्टेट में कौन आते थे कि जो वहाँ के व्यवसायी थे, व्यापारी थे, अदालत कर्मचारी थे, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकर, ये जो भी लोग थे ये तीसरे स्टेट में आते थे। और जो भी टैक्स लगता था वो इन्हीं लोगों पर लगता था, तीसरे स्टेट के लोगों पर। बाकी दो वर्ग के जो लोग थे वो कोई भी वहाँ पर टैक्स नहीं देते थे। इनफैक्ट उनको कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए थे जो तीसरे स्टेट के लोगों को नहीं दिए गए थे। वो अधिकार क्या थे? वो अधिकार ये थे कि उनको 60% तो भूमि दी गई थी। जो बड़े लोग थे, चर्च के लोग थे, उनको ज़मीनें दी जाती थी कि ये आपकी ज़मीन है। वो उन पर काम किससे करवाते थे? जो तीसरे वर्ग के लोग थे उनको बोलते थे कि तुम हमारे खेतों में काम करो, तुम हमारे घर के कामों में भी हमारी हेल्प करो। अगर सड़क निर्माण होता था या कोई भी और काम होता था तो वो तीसरे वर्ग के जो लोग थे, किसान मजदूर वगैरह, उनसे काम कराते थे, खुद कोई काम नहीं करते थे। और उनको एक और विशेष अधिकार दिया गया था कि वो राज्य में जो भी कर लगाए जाते थे उनमें उनको हमेशा छूट होती थी। और ये जो टाइड और टाइल हैं, ये दो करों के नाम हैं। ये एक धार्मिक कर था और ये एक प्रत्यक्ष कर था। ये अप्रत्यक्ष कर भी कुछ उन पर लगाए गए थे, नमक और तंबाकू जैसी चीज़ों पर भी, कि अगर आप इन चीज़ों को लोगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। किन के ऊपर? जो थर्ड स्टेट के लोग थे। मतलब कहने का ये है कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे, भूमिहीन और गरीब लोग थे, उनको और ज़्यादा गरीब बनाया जा रहा था, तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा था और उन्होंने ही फिर इस क्रांति की शुरुआत की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब वहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई तो वहाँ पर जो लोग थे उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही थी, उनके जीवन में क्या बदलाव आ रहे थे। तो क्या हुआ कि 1715 से लेकर 1789 तक वहाँ की जनसंख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। वो पहले 2.3 करोड़ थी, फिर वो 2.8 करोड़ हो गई थी। तो जनसंख्या बढ़ी तो वहाँ पर खर्चा भी बढ़ा देश का, और खाने के लिए जो मांग थी वो भी बढ़ी। लेकिन क्या था कि देश की स्थिति और ज़्यादा नाजुक होती जा रही थी। तो ये हमारे यहाँ पर जैसे मेन खाना क्या होता है, गेहूँ चावल दाल, ये सब होता है मेन खाना। वहाँ का जो मेन खाने का वो था उसको बोलते थे पाव रोटी। ठीक है, तो जो पाव रोटी थी उसकी भी कीमत महंगी हो गई थी। पाव रोटी बहुत ज़्यादा महंगी मिलने लगी थी। तो जो आम लोग थे, जो मजदूरी करते थे, उनके जो दाम थे वो मालिक तय करते थे। ठीक है, यानी कि महंगाई तो बढ़ रही थी लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी। ऊपर से उनके ऊपर टैक्स और लगाए जा रहे थे, ऊपर से उन लोगों की पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गई थी, तो वो अपने खाने के लिए पाव रोटी तक भी नहीं खरीद पा रहे थे। ठीक है, तो ये वहाँ की आम लोगों की ज़िंदगी हो गई थी, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बनी इस क्रांति का। सो नेक्स्ट है कि वहाँ पर उनको प्रताड़ित तो किया ही जा रहा था। फिर ऐसा होता था कि जो उन्होंने खेती की हुई होती थी वहाँ पर कभी ओले गिर जाते थे, कभी सूखा पड़ जाता था, तो उनकी फसलें भी ख़राब हो जाती थी। और जो व्यापारी और सौदागर थे उन पर भी बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई गई थी कि वो अपने सामान के जो उन्होंने उगाया है उनके प्रॉपर रेट भी नहीं लगा सकते थे। उनके रेट खरीदने वाला लगाता था, बेचने वाला उनके रेट नहीं लगाता था। तो इस तरह से उनकी जो स्थिति थी वो ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर वहाँ पर जो कानून था वो भी कोई ख़ास नहीं था, सबको एक जैसा नहीं समझा जाता था, उसमें एक रूपता का अभाव था। एक रूपता मीन्स जो वननेस होती है कि सबको एक समान समझने की, तो वहाँ पर सबको एक समान नहीं समझा जाता था, डिफ्रेंशिएट किया हुआ था लोगों को। और इसी बीच में क्या हुआ कि वहाँ पर एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? मध्यम वर्ग का उदय हुआ। उसमें जो लोग आए, जो लोग पैदा होते थे, मतलब वहाँ पर फिर वो बड़े होते थे, उनको थोड़ी बहुत एजुकेशन दी जाती थी, क्योंकि गरीब लोग जो थे वो सोचते थे कि पढ़ लिख जाएगा तो बच्चा कामयाब होगा। और वो हुआ भी कि जब बच्चे उनके पढ़े, वो बड़े हुए, तो उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की कि हमें समानता भी चाहिए, हमें स्वतंत्रता भी चाहिए, और हमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ने के बाद वो कुछ कर नहीं पाते थे, खाली पढ़कर ऐसे ही रह जाते थे और लगे रहते थे वो खेती में और मजदूरी में, इन्हीं सब कामों में। तो यहीं से उदय हुआ था, इन्हीं विचारों से उस क्रांति का। डिटेल में देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या रहे थे। पहला था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और मध्यम वर्ग, जो तीसरे स्टेट के लोग थे, वो आप समझ गए हो कि उनमें क्या फ़र्क आया था, क्या कारण बना था कि उनको एक समान नहीं समझा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है।
फिर दिए हुए हैं दूसरे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या थे कि जो वहाँ का राजा था वो निरंकुश था, उसने कोई कानून नहीं बनाए हुए थे। उसने ये कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है। लुई सोलवा ने क्या कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है, यानी कि जो भी मैं कह देता हूँ, जो भी मैं कर देता हूँ, वही तुम्हारे लिए कानून है, तुम्हारे लिए कोई नया कानून नहीं बनाया जाएगा। तो इस तरह से लोग अपने राजा से भी खुश नहीं थे। ये राजनीतिक कारण रहा वहाँ का। नेक्स्ट है राज दरबार की विलासिता, यानी कि राज दरबार, जो वहाँ का राज दरबार था, राजा के दरबार में जितने भी लोग रहते थे उनकी बहुत शान शौकत की ज़िंदगी थी, दास दासियाँ वहाँ पर काम करती थी और इसी वजह से उनके यहाँ पर पैसे की कमी होती चली गई, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते थे अपने ऊपर। थर्ड पॉइंट है न्याय व्यवस्था की दुर्बलता, यानी कि वहाँ पर जो न्याय व्यवस्था थी तो वो बहुत ज़्यादा लचर पचर सी थी, यानी कि वहाँ पर कोई भी ठोस कानून नहीं बनाए गए थे। दंड संबंधी कानून में वर्ग विभेद था, यानी कि अगर सेम अपराध किसी उच्च कुलीन वर्ग के लोगों ने किया है और सेम अपराध किसी लोअर पर्सन ने किया है तो उनको जो दंड दिया जाएगा वो भी एक समान नहीं था, वो भी उनकी कास्ट के ऊपर उनको डिफ्रेंशिएट करता था। तो ये एक और कारण रहा उस क्रांति का। नेक्स्ट है प्रशासनिक भ्रष्टाचार, यानी कि प्रशासन में राजा के सलाहकार नहीं थे। जो भी राजा को काम करना होता था तो उसको सलाह देने के लिए कोई ढंग का बंदा नहीं था, इसीलिए उनका देश डूबता जा रहा था। और वो लोग चाहते थे कि हम बस अपना ही भला चाहें, दूसरों को नीचा दिखाएं और बस अपने ही षड्यंत्र में आपस में वो लोग लगे रहते थे। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि जो प्रशासन था वो वहाँ पर कैसा चल रहा था। वो प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ की बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। राजा जो था वो जनता से बिल्कुल अलग रहता था। मुद्रा के प्रचलन में भी एक रूपता नहीं थी, न्याय व्यवस्था में एक रूपता नहीं थी, कहीं पर भी उनका एक जैसा ढंग का काम नहीं हो रहा था। फिर था वहाँ पर अति केंद्रीकृत प्रशासन। अति केंद्रीकृत प्रशासन का मतलब है कि प्रशासन ऐसी व्यवस्था करता था जो बहुत दुर्बल थी, यानी कि कमज़ोर थी। प्रशासन की सारी शक्ति राजा के हाथों में थी, तो ये भी गलत था। उसकी इच्छा और सहमति के बिना भी कोई काम नहीं होता था और उसकी इच्छा और जो सहमति होती थी वो कभी भी जनता के हित में नहीं होती थी। ठीक है, नेक्स्ट कारण इसका क्या बना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, यानी कि लोगों को वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं थी। वो लोग दास बनने के लिए, बड़े लोगों का काम करने के लिए मजबूर किए जाते थे। तो ये रहे इसके राजनीतिक कारण। अब देखते हैं इसके आर्थिक कारण क्या थे कि कर वसूली की प्रणाली चला रखी थी वहाँ पर। और कर भी कौन देते थे, खाली जो गरीब अमीर, गरीब असहाय लोग थे, खाली वही वहाँ पर कर देते थे। अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था थी, बेकारी की समस्या थी। बेकारी बोलते हैं बेरोजगारी के बाद की जो स्टेज होती है, यानी कि बेकारी मीन्स एक ऐसा पर्सन जो पढ़ा लिखा भी है, जिसके पास काबिलियत भी है, जो काम कर भी सकता है, लेकिन उसके पास करने को काम नहीं है, वो बेकार हो चुका है। ठीक है, तो वो होती है बेकारी की समस्या। वहाँ पर लोग पढ़े लिखे भी थे लेकिन उनको मजदूरी ही कराई जाती थी, उनको नौकरी नहीं दी जाती थी। फिर है दोषपूर्ण कर व्यवस्था कि जनता पर कर लगाए जा रहे थे और वो कर बढ़ाए जा रहे थे। नेक्स्ट है व्यापारिक और व्यावसायिक अवरोध, यानी कि लोगों को वहाँ पर व्यापार करने के लिए या व्यवसाय करने के लिए भी टैक्स देना होता था और उनके दाम भी जो खरीदने वाला था वही लगाता था। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिर है सैन्य असंतोष। सैन्य असंतोष का मतलब है कि जो सैनिक वर्ग था उसमें अधिकतर लोग कौन थे, किसान थे। और किसान तो वहाँ पर संतुष्ट था नहीं, क्योंकि उनको वेतन भी नहीं मिल पा रहा था लगातार और बहुत दिनों से वेतन उनका बकाया था, भोजन वस्त्र भी उनको सही से नहीं दिया जा रहा था। तो सैनिकों में भी क्या था, असंतोष था। नेक्स्ट इसका चौथा कारण क्या रहा, बौद्धिक कारण। बौद्धिक मीन्स बोलते हैं, बौद्धिक मीन्स बुद्धि, यानी जो वहाँ के बुद्धिजीवी लोग थे, जो दार्शनिक थे, विचारक थे और लेखक थे, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसकी क्रांति में। जॉन लोक थे जिन्होंने, और मोंटेस्क्यू थे, वोल्टेयर थे और जियोजॉक रूसो थे। रूसो का, वोल्टेयर का, मोंटेस्क्यू का, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने वहाँ के लोगों को अपनी किताबों के जरिए लिखकर लोगों को इतना ज़्यादा उत्साहित कर दिया कि आप अपने हक के लिए लड़िए। तो जो एक लेखक होता है वो अपनी रचना को किस प्रकार से रच सकता है, वो इसमें दिखाया गया है कि उन्होंने उनको कितना ज़्यादा उत्साहित कर दिया था कि आप इस कार्य को करिए और अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए। आगे क्या दिया हुआ है इसका लास्ट वो देखते हैं। अन्य बुद्धिजीवी, यानी कि जो अन्य अतिरिक्त भी जो छोटे मोटे वहाँ के
लेखक हुए, विद्वान हुए, उन्होंने भी ये विचार दिया कि भाई यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसकी आलोचना की। आलोचना मीन्स बुराई, उसकी कमियाँ निकालना कि इसमें सुधार करना चाहिए। और यहाँ पर जो शोषण हो रहा है उसकी उन्होंने भर्त्सना की। भर्त्सना बोलते हैं कि उसको नीच दृष्टि से दिखाया गया कि ये काम सही नहीं है। फिर वहाँ पर जो आर्थिक स्थितियाँ थी उनके शोषण के लिए भी कोई तैयार नहीं था कि इसको ख़त्म किया जाए। वहाँ पर जो मुक्त व्यापार था, यानी कि व्यापारी अपनी मर्जी से व्यापार कर सके, उसकी वकालत की बुद्धिजीवियों ने, यानी कि ये बोला कि इसको शुरू करना चाहिए। फिर थी विदेशी घटनाओं का प्रभाव कि जब इन्होंने इंग्लैंड की क्रांति देखी तो उसमें देखा कि वहाँ पर भी राजा ऐसा ही करता था। उन लोगों ने क्रांति की और उन लोगों को अपने अधिकार मिल गए, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि वहाँ पर भी एक शासन की व्यवस्था की है। तो फ्रांस में भी लोग इसी तरह की कामना करने लगे। कामना मीन्स इच्छा करने लगे कि कल को हम भी अगर क्रांति करेंगे, दूसरे देश में क्रांति हुई, उनको उनके अधिकार मिले, तो हमें भी हमारे अधिकार मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्या था कि जब अमेरिका और ब्रिटेन के युद्ध में जो लोग गए थे, उन्होंने देखा कि हम जो दूसरों के लिए हम लड़े वो तो हमारे देश में ही हमें नहीं मिल पा रहा है, यानी कि हम अपने ही देश में वो सारी चीज़ें नहीं पा सके जो हम दूसरों के लिए लड़ कर आए हैं। तो फिर वो अपने देश जब वापस आए, उन्होंने ये बोला कि लोकतंत्र का संदेश फैलाया जाएगा। हम इस लोकतंत्र बोलते हैं, यानी कि लोगों की इच्छा से जो सिस्टम बनाया जाता है देश को चलाने के लिए, तो हम यहाँ पर वो बनाएंगे, ठीक है। और तत्कालीन कारण क्या थे? तत्कालीन बोलते हैं उस समय के और कारण क्या थे कि जो लुई 16वां था वो अयोग्य था, उसमें एक राजा बनने की योग्यता नहीं थी। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर पिक्चर दी हुई है लुई 16वां की, ठीक है। ये थे लुई 16वां। इनकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनियट, तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था लुई 16वां पर, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और अपनी फिजूल खर्ची के लिए वहाँ पर फेमस थी। अब इसमें कुलीन वर्गों पर इन्होंने भी इनको एक सुझाव दिया था कि अगर आप आर्थिक संकट से बचना चाहते हैं तो उसमें ये उपाय मैं आपको दे रही हूँ कि कुलीन वर्ग पर तो कर लगाना ठीक है, उन पर भी कर लगा देते हैं, लेकिन जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई थी कि हम तो कर देंगे नहीं। तो ये सब कारण रहे वहाँ पर जो क्रांति हुई। इसका बी सेक्शन देखेंगे, बी सेक्शन में देखेंगे बाकी के आगे के चैप्टर में कि क्रांति हो तो गई, फिर इसका क्या वहाँ पर प्रभाव हुआ। ओके।